चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने जीव जगत के बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी। अब देखिए, जीव जगत में हमारा मुख्य जो टॉपिक चल रहा था, इससे पहले वीडियो में चल रहा था सजीवता के लक्षण। और सजीवता के लक्षणों में हमने आपको दो लक्षणों के बारे में बताया था। ठीक है, पहला एक लक्षण बताया था जो था आपका वृद्धि, और उसके बाद दूसरा जो लक्षण बताया था वो आपके लिए बताया था प्रजनन है। अब देखिए आगे हम चलते हैं तीसरा लक्षण। तीसरे लक्षण में देखिए अपना होता है जिसको बोलते हैं उपापचय। ठीक है, उपापचय। अब देखिए, उपापचय का मतलब होता है प्रत्येक जीव को जीव वृद्धि करता है। वृद्धि किससे होती है वो भी आप पता चल चुका है, किसके द्वारा? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो जीव में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि ऊतक बनते हैं, नए नए अंग बनते हैं, उससे तंत्र बनता है, तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो कोशिकाओं में वृद्धि होने से कोई भी जो जीव होता है उसके शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। और कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी किससे मिलती है? क्योंकि हमारे शरीर में, इसका मतलब प्रत्येक जो जीव होता है उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं में नए पदार्थों का या तो निर्माण होता है। इसका मतलब सरल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो मिलते हैं। सरल यौगिक मिलकर किसी जटिल यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण। या ये भी क्रिया होती है उसमें कि कोई भी जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और वो विघटित होता है, और विघटित होकर सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। उस दौरान अपन को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो ये प्रत्येक जीव के शरीर में क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है, और उन रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीव क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसका मतलब किसी जीव के शरीर में पोषण से संबंधित होने वाली जो क्रियाएं होती हैं या पाचन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? उपापचय के अंतर्गत आती है। इसका मतलब जीव के अंदर होने वाली रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं वो रासायनिक क्रिया क्या होती है? उपापचय। उनके दौरान क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा को प्रत्येक जीव अपनी शारीरिक वृद्धि के क्या लेता है? काम। तो ये जो क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की चलती है जीव के शरीर में। उपापचय की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार से चलती है। एक तो चलती है उपचय, ठीक है, और दूसरे नंबर पे चलती है अपचय। उपचय जो क्रिया होती है ये क्रिया होती है कैसी? निर्माणात्मक। और अपचय जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? अपनी विघटनात्मक क्या होती है? क्रिया। इसका मतलब ये होता है कि निर्माणात्मक क्रिया का मतलब है किसी चीज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब किसी चीज का निर्माण कैसे होता है वो भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ा है आपने? आपको पता होगा जो पादप होते हैं, हरे पादप होते हैं, उनमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा समस्त हरे पादप होते हैं अपना क्या बनाते हैं? भोजन। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जिसको बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोफिल है, और उस क्लोरोफिल में ऐसे अवयव होते हैं। वो अवयव क्या होते हैं? सूर्य के जो प्रकाश की किरण होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो फोटॉन्स होता है उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसका मतलब एनर्जी ग्रहण करते हैं, और उस एनर्जी को वहां पर कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करके आपको पता होगा कि ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण। तो इसका मतलब निर्माणात्मक क्रिया आपने पहले पढ़ी होगी। इसका मतलब C6H12O6, ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज। और इसको बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा CO2 + H2O। ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु जब आपस में मिलता है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण है। अब देखिए यहां पर क्या होता है? ये जैसा अपन को ग्लूकोज बनाना है उतनी संख्या में ही
कार्बन और इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में क्या होते हैं, उतनी ही मात्रा में आपस में मिलते हैं और मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण। तो इसका मतलब दो सरल जो चीज थी वो मिले आपस में और मिलकर एक जटिल चीज का क्या किया, निर्माण। तो ये कैसी क्रिया हो गई, एक निर्माणात्मक क्रिया हो गई है। निर्माणात्मक क्रिया के पश्चात हम दूसरी क्रिया पढ़ रहे हैं और वो कौन सी है, अपचयन का मतलब है हमारे पास कौन सी क्रिया होती है, ये क्रिया होती है विघटनात्मक। और विघटनात्मक क्रिया का मतलब होता है कि ये जो क्रिया होती है उल्टी चल जाती है। इसका मतलब जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। इसका मतलब जटिल कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उन जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, विखंडन। और विखंडन के दौरान हमको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा या हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रिया चल रही हैं उनके दौरान प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, जो हमारे शरीर के लिए या प्रत्येक जीव के शरीर के लिए क्या आती है, काम, वही क्या चीज होती है, आपकी उपापचय। तो आपको तीसरे पॉइंट के बारे में पता चल गया होगा, ये हो गया आपका क्या, उपापचय। देखिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं और वो अगला पॉइंट है, चौथा है गति। अगला पॉइंट है हमारा क्या, गति, जिसको मूविंग भी कह सकते हैं या कह सकते हैं मूवमेंट, मूविंग या मूवमेंट। अब देखो है जो सजीव होते हैं, आपको पता होगा जो निर्जीव होते हैं वो तो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सजीवता के लक्षण। तो जो सजीव जो होते हैं वो सजीव, उन प्रत्येक जो सजीव होता है, क्या हम बात कर रहे हैं किसकी, गति। क्या सभी में गति होती है नहीं हो रही है तो क्या कारण है, हो रही है तो क्या कारण है। तो आपने देखा होगा अभी अपन बात कर रहे थे एनर्जी, एनर्जी से क्या होती है, क्रिया होती है, विभिन्न प्रकार की क्या चलती है, क्रिया चलती है, अंग भी क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो निम्न कैटेगरी के जो पादप होते हैं, निम्न कैटेगरी के जो पादप हैं जैसे आपने बिल्कुल, जैसे अपन बात करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद और उच्च क्वालिटी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वो उच्च क्वालिटी में आ जाते हैं। जैसे आपने शैवाल वगैरह उनके बारे में आपने बात, निम्न कैटेगरी। तो निम्न कैटेगरी के जो पादप हैं, तो उन निम्न कैटेगरी के पादपों में क्या होता है कि किसकी क्रिया पाई जाती है, गति। अब वो चाहे हवा के वेग से गति कर रहे हों, पानी के प्रवाह से गति कर रहे हों, हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे पादप प्लवक, पादप प्लवक जो होते हैं, प्लवक का मतलब तैरना, पानी की सतह पर तैरने वाले क्या होते हैं, पादप होते हैं। बिल्कुल निम्न कैटेगरी के क्या होते हैं, प्लांट, प्रारंभिक स्तर के प्लांट होते हैं ये है। उसके बाद हम बात करें, इसका मतलब एक तो निम्न कैटेगरी के पादप और एक इसका मतलब दूसरे नंबर पर अपन बात करें जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें क्या होती है, गति होती है। आपने पता होगा जंतु जो होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, आवागमन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, आने के लिए क्या होते हैं, पैर पाए जाते हैं। और जैसे अपन है चतुष्पादा, चतुष्पादी का मतलब होता है चार पैर, चार पैर का मतलब दो, अब अपन जो हाथ हैं वो होते हैं हमारे अग्रपाद और पैर होते हैं उनको बोलते हैं पश्चपाद। तो इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ज्यादातर जो जानवर हैं उन जानवरों में, इसका मतलब जो सभी जानवर हैं उनमें इसी प्रकार क्या होती है, गति होती है। लेकिन अपन बड़े बड़े पादपों की बात करें, जिन पादपों को आप देखते हैं वो एक जगह पर बिल्कुल कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं उन पादपों में इसका मतलब गति या गमन की प्रक्रिया बिल्कुल भी संपन्न नहीं होती। वो पादप बिल्कुल कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसका मतलब है स्थिर रहकर ही उन पादपों के जो अंग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पादप की पत्तियां हैं या पादप की शाखाएं जो होती हैं वो एक जगह पर रहकर ही क्या करती हैं, गति करती हैं। जैसे उनमें आपने देखा होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, उनमें केवल एक जगह पर रहकर ही उनमें क्या होती है, गति होती है। कैसे होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी पादप है
उस पादप को आपने अंधेरे कमरे में रख दिया और एक तरफ से आपने उसको क्या आने दिया, प्रकाश, तो जो पादप का जो शीर्ष भाग होता है वो कहां की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। प्रकाशानुवर्तन क्रिया है आपने पहले पढ़ी होगी, रसायनुवर्तन क्रिया, जलानुवर्तन क्रिया है, जल के कारण, रसायनुवर्तन रसायनों के कारण है। इस प्रकार की उनमें क्या होती है, गति। जैसे रसायनुवर्तन में आपने पढ़ा होगा, अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अपने को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती जाएगी, क्योंकि आपने पता होगा पुष्प में होते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर। जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो अंकुरित होते हैं और वो परागकण अंकुरित होकर पराग नली के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश, तो वहां पर पराग नली की क्या होती है, गति होती है। इसका मतलब वो वृद्धि करती है। तो रासायन है, ऐसे ही आपने देखा होगा है, जड़ें जो होती है वो पानी की ओर वृद्धि करती हैं, तो जलानुवर्तन क्रिया हो गई। तो इसका मतलब बड़े बड़े जो पादप होते हैं वो एक जगह पर ही स्थिर रहकर क्या करते हैं, गति करते हैं। उनमें गमन की क्रिया नहीं होती। गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन निम्न कैटेगरी है और दूसरे नंबर पे अपन बात करें जानवर, ये जानवर गति करते हैं। इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनमें जाने की क्या होती है, क्रिया होती है और आसानी से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या आते हैं और जाते हैं। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका चौथा नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें नंबर के ऊपर, और अपना जो पांचवा नंबर है वो नंबर है अपना पोषण है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। अब आपने देखा होगा प्रत्येक जो सजीव होता है प्रत्येक सजीव के लिए अपन पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या चाहिए, एनर्जी। प्रत्येक सजीव के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किससे मिलती है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि प्रत्येक जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं। और विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रिया हो रही हैं, तो उन रासायनिक क्रियाओं में अभी आपने पढ़ा उपचय अपचय, ये दोनों प्रकार की क्रिया हो रही है। तो उन क्रियाओं के दौरान है एनर्जी उनको जीवों के लिए क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो यहां पर अपन ने पोषण, तो उन क्रियाओं को चलाने के लिए है, इसका मतलब प्रत्येक जीव को अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को वो किससे, पोषण प्राप्त करके है। इसका मतलब जिन पदार्थों से को वो ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया उसके शरीर में या एनर्जेटिक जो क्रियाएं होती हैं, उन एनर्जेटिक क्रियाओं को वो संपन्न कराने का क्या करता है, कार्य करता है। और इसका मतलब उन एनर्जेटिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी चीज क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। इसका मतलब प्रत्येक सजीव के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की क्या होती है, आवश्यकता। बिना पोषण के है वो जीव अपनी किसी भी प्रकार की क्रिया को संपन्न नहीं करा सकता। अब अपना अगला जो पॉइंट है, 5 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन छठे पॉइंट की ओर चलते हैं। और छठवां जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं अपन क्या, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। इसका मतलब उत्तेजनशीलता क्या होती है, तो प्रत्येक जो जीव होता है जिसमें अपन सजीवों के बारे में अपन बात करते हैं, उसका उत्तेजन जो शीलता होती है उसका विशेष प्रकार का क्या होता है, लक्षण होता है। अब वो विशेष प्रकार का लक्षण कैसे होता है, प्रत्येक जीव में उद्दीपन है, उद्दीपित होना है। जैसे अपन कोई भी एक प्लांट है और उस प्लांट्स को अपन अंधेरे कमरे में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रखने के पश्चात हम खिड़की में से केवल सिर्फ एक दिशा से ही उस प्लांट को क्या आने देते हैं, प्रकाश आने देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पादप है, एक दिन में या 2 दिन बाद है पादप उधर की तरफ ही क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अब वो पादप उधर की तरफ ही क्यों मुड़ा, क्योंकि जैसे अपन बात करते हैं प्लांट, जैसे ये यहाँ गमले में
एक प्लांट लगा हुआ है और इधर से प्रकाश आ रहा है तो वो उधर की ओर मुड़ गया है। तो इधर की ओर ये क्यों मुड़ा ये प्लांट? जिधर से प्रकाश आता है पेड़ की ओर, जिधर से प्रकाश आता है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में एक ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सिन हार्मोन है। आगे अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, अपन जैसे ही अपन को ज्ञान प्राप्त होगा तो अपन को सभी हार्मोन्स के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी। तो एक ऑक्सिन हार्मोन होता है और वो प्रकाश की विपरीत दिशा में क्या होता है, बनता है। तो इसका मतलब अंधकार में बनता है। जिधर से प्रकाश आ रहा है तो उसके विपरीत ओर क्या है, अंधकार है। उधर की तरफ क्या हो रहा, बन रहा है। इसका मतलब उससे उद्दीपित हुआ वो, और उधर की तरफ, उधर उजाला था, उधर की तरफ क्या था, अंधेरा। उधर ज्यादा बना, उधर नहीं बना। तो वो प्लांट है वो एक दिशा की ओर ही क्या हो गया, मुड़ गया है। और एक दिशा की ओर मुड़ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब पादपों में उत्तेजनशीलता हो गई। इसी प्रकार अपन बात करें जानवरों के बारे में, अपन बात करें तो आपने देखा होगा जानवरों में भी उत्तेजनशीलता होती है। जैसे आप किसी स्थान पर बैठे हुए हैं या अपन किसी जगह पर सो रहे हैं, अपन को गहरी नींद आ रही है, तो आप देखेंगे कि उस जगह पर कुछ समय पश्चात यदि वहां पर तेज धूप आ जाए तो अपने आप आपकी जो स्किन होती है वो स्किन उसको पहचान लेती है, चाहे आप कितनी भी गहरी नींद में हो। या आप खड़े हुए हैं, कोई भी चीज आपके लिए दे दी, इसको पहचान के बताइए गर्म है या ठंडी है, तो हमारी स्किन जो होती है, इसका मतलब उसमें स्पर्शानुवर्तन की क्रिया होती है, वो स्पर्श करके आवाज बता देती है। इसका मतलब गर्म पानी है, अपन को कैसे पता चलेगा, पानी में जैसे उंगली देंगे तो तुरंत वहां पर अपन को पता चलेगा, उंगली को तुरंत अपन क्या निकालेंगे बाहर। तो ये सभी जो क्रिया होती है, ये क्रिया क्या होती है, आपकी उत्तेजनशीलता कहलाती है। और उत्तेजनशीलता सिर्फ किसमें पाई जाती है, सजीवों में ही पाई जाती है, किसी भी निर्जीव में उत्तेजनशीलता नहीं होती। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं अनुकूलन है, और अनुकूलन एडेप्टेशन है। अनुकूलन क्या होता है, अगला जो पॉइंट है। तो अनुकूलन क्या है, आपको पता है प्रत्येक जीव है जिस स्थान पर रहता है उस स्थान के आधार पर ही अपने आप के शरीर को ढालता है। और वो ढालने की जो क्रिया होती है वही क्रिया किससे रिलेटिव होती है, अनुकूलन। या प्रत्येक जीव को अपने जो आवास है उस आवास में पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब ये अनुकूलन जो होता है ये भी आगे जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे ये भी कई प्रकार का होता है। जैसे अपन संरचनात्मक अनुकूलन बोलते हैं, क्रियात्मक अनुकूलन बोलते हैं, आचरण के आधार पर भी अनुकूलन होता है। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार ये अनुकूलन की क्रिया होती है। जैसे संरचनात्मक अनुकूलन, संरचनात्मक अनुकूलन का मतलब होता है जिस आवास का जानवर होता है या पादप होता है उसमें विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब है उसी आवास के आधार पर वो व्यवस्थित रहता है। जैसे आपने देखा होगा शीत आवास में पाए जाने वाले पादप और ग्रीष्म आवास में पाए जाने वाले पादप बिल्कुल कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वहां शीत आवास में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं वो आपने देखे होंगे, उनकी जो शेप होती है वो शंकु जैसी होती है। ग्रीष्म, इसका मतलब जो ग्रीष्म गर्मी के स्थान पर पाए जाने वाली जो पादप होते हैं वहां बर्फ गिरती है शीतावास में, यहाँ के पादप बिल्कुल फैले हुए होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पत्तियां कटी पटी होती हैं या पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए उनमें अलग प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जानवर हैं, जैसे आपने देखा होगा ऊंट, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। इसका मतलब जैसे अपन बाप बोलते हैं उसके पैर जो होते हैं, पहले हम पढ़ते आ रहे थे, गद्दीदार होते हैं जो जमीन के अंदर नहीं धंसते। लेकिन अपन बात करें तो उसके पैर हैं, उन पैरों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ज्यादा चौड़ाई ज्यादा होती है निचले हिस्से की। तो चौड़ाई अधिक होने से क्या होता है, दाब का जो मान होता है, इसका मतलब दबाव पड़ता है जमीन के ऊपर, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो वो पैर जमीन के अंदर नहीं धंसता, रेतीले स्थान पर नहीं धंसता। लेकिन अपन
के पैर है वो छोटे होते हैं, इसका मतलब उसके सापेक्ष है। इसका मतलब क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हुआ। क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब का मान क्या होता है, कम होता है। ऐसे ही आपने वहां एक विशेष अनुकूलन और देखा होगा, जो ऊंट होता है उसके जो है आमाशय जो होती है, अपन बोलते पहले क्या बोलते थे, कुबड़ है, उसमें क्या होती है, इसका मतलब बसा का क्या होता है, संचय होता है। और बसा का संचय होने से वहां पर क्या होता है कि वो एक बार तो मुख्य विशेषता होती है, काफी सारी अधिक मात्रा में पानी का क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और पानी का स्टोर करने के बाद काफी दिनों तक, और उसका मतलब उसका एक तो वेस्टेज नहीं करता, हेल्ले लूप काफी बड़ी होती है। दूसरा है उसमें पसीना कम आता है, स्किन अलग ही प्रकार से अभिकल्पित होती है, तो उससे काफी सारे अपने को क्या मिलते हैं, फायदा मिलते हैं ऊंट को। इसलिए वो लंबे समय तक बिना पानी पिए क्या रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं होती है, पहले वो छोटे छोटे अपन जब थे तो उस समय अलग प्रकार से अपन बता देते थे, लेकिन उसमें भी एक विशेष प्रकार का क्या होता है, अनुकूलन। ऐसे ही शीत आवास में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, उन जानवरों की भी एक मुख्य विशेषता होती है कि उन जानवरों के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, है उसके अनुसार ही शरीर अभिकल्पित हो जाता है। जैसे ध्रुवीय भालू और रेगिस्तानी भालू है, तो अलग अलग टाइप्स के प्रत्येक जीव में क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। इसका मतलब अभी और उन्हीं के आधार पर जीव अपने आप को ढालने का क्या करता है, कार्य। ऐसे ही क्रियात्मक होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रिया हैं, उन क्रियाओं के आधार पर अलग अलग अनुकूलन प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है सजीव है तो सजीवता का लक्षण हो गया अनुकूलन, उसमें अनुकूलता मिलेगी। निर्जीव में किसी भी प्रकार की कोई अनुकूलता नहीं होती है। इसके बाद अगले नंबर पे अपन चलते हैं विभिन्नता है, वेरिएशंस है। तो सजीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं प्रत्येक जीव के को लंबे समय तक, इसका मतलब है इस पृथ्वी पर उसको स्थिर बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव में विभिन्नताओं का होना क्या होता है, जरूरी। आपने इससे पहले भी 10th क्लास में है और उससे भी छोटी क्लासों में भी आपने मेंडल के पढ़ा, तो वहां पर विभिन्नताएं भी आई होंगी। क्योंकि अगर हम सपोज करें कि जो पहले जीव थे 100 साल पहले, वही जीव इस समय होते तो क्या होता है, तो इसका मतलब उस जीव की समूल जाति बिल्कुल कैसे क्या नष्ट हो गई होती। लेकिन है इस समय अपन बात करें तो जो जीव है वो जीव जैसे जैसे वातावरण बदलता है, उस वातावरण के आधार पर ही अपने आप को बदलने का क्या करते हैं, कार्य। इसका मतलब डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, डीएनए में क्या होती है, परिवर्तन। डीएनए में क्या होती है, परिवर्तन होते हैं, जिसको जीन है। और जीन का मतलब होता है लक्षण। लक्षण वातावरण के अनुसार क्या होते रहते हैं, जैसे जैसे वातावरण बदलता है तो लक्षणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और उन परिवर्तनों के आधार पर ही जीव अपने आप को क्या करता है, बदलता है। तो उसमें आपने काफी सारा वो देखा। इसका मतलब अभी बता रहा था मैं, डीएनए। डीएनए क्या होता है, आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है, और उस आनुवंशिक पदार्थ में क्या होता है, इसका मतलब जो जीन होते हैं डीएनए में, आगे अपन बहुत सारे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसमें लगातार क्या होती रहती है, विभिन्नताएं होती रहती हैं। इसका मतलब आनुवंशिक पदार्थ में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और उस परिवर्तन के अनुसार जीव अपने आप को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। क्योंकि विभिन्नताएं प्रत्येक जीव के जीवन के लिए उत्तरदायी होती हैं। बदलना प्रत्येक जीव को पड़ता है, क्योंकि नहीं बदलेगा तो वो जीव इस वातावरण में अपने आप को अभिकल्पित नहीं कर पाएगा तो उस जीव की समूल जो जाति होगी वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी है। तो ये हो गई अपनी क्या विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के बाद अगले टॉपिक पर अपन चलते हैं, जिसको बोलते हैं स्व स्थैतिकता, होम्योस्टैटिक्स है। तो स्व स्थैतिकता में देखिए, प्रत्येक जो जीव होता है वो आपने देखा होगा एक निश्चित प्रकार के वातावरण में क्या होता रहता है। और जब वो जीव निश्चित प्रकार के वातावरण में रह रहा है
है और उस वातावरण की लगातार अखंडता बनाए रख रहा है कि लगातार उसी वातावरण में 10 साल 20 साल 50 साल जितना उसका जीवन काल है उस लंबे समय तक वो कैसे रह रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर, हम जैसे अपन बोलते हैं दो प्रकार के जीव अपन पढ़ते हैं, समतापी और असमतापी। समतापी का मतलब होता है जिनके शरीर का तापक्रम बिल्कुल कैसा रहता है, समान, और दूसरे कैटेगरी के होते हैं असमतापी, जिनका जो शरीर है उसका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इसका मतलब एक गर्म खून वाले रक्त वाले प्राणी होते हैं और एक शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सी, कितना होता है, 37। और आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो आपने देखा होगा 50 या 60 तक भी पहुंच जाता है 50 या उससे ऊपर भी पहुंच जाता है। तो उस समय हमारे शरीर में क्या ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो उस समय क्या होता है, जैसे आप सपोज करो आपके शरीर का टेम्परेचर है 37 और वातावरण का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो तापक्रम आपके शरीर के ऊपर भी क्या डालता है, दबाव डालता है। और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में, इसका मतलब ऐसी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं से क्या होगा, इसका मतलब एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने से रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। या आप सपोज करिए आपके शरीर में प्रवाह तेज होगा तो आपके क्या आते हैं, पसीना आने से शरीर की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी होती है, और शरीर की सतह ठंडा होने से जो टेम्परेचर है वो उसी लेवल में बना रहता है। या अपन बात करें सर्दियों के बारे में बात करें, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा टेम्परेचर लो कैटेगरी में चलता है 20 या उससे भी नीचे, कभी कभी 10 से भी नीचे 5, या कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है बहुत सारे लोगों को माइनस टेम्परेचर में भी रहना पड़ता है। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऐसी क्या क्रिया होती हैं, तो जैसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो उस समय हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनका भी टेम्परेचर डाउन होगा, तो कोशिका आपस में टकराती है, इसका मतलब व्यायाम करती हैं। जो अपन बोलते हैं कपकपी लग रही है, कपकपी लगने का मतलब उस समय कोशिका क्या कर रही है, व्यायाम कर रही है। और व्यायाम, इसका मतलब हाथों को जब अपन मसलते हैं तो मसलने का मतलब क्या है, यहां पर भी सेल्स आपस में क्रिया कर रही है, उस क्रिया के दौरान क्या एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी, जो घटी हुई एनर्जी है उसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। जो टेम्परेचर डाउन हुआ उसकी पूर्ति हो जाती है उससे, और इसका मतलब हम हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये सारी जो क्रिया होती है ये सभी किसके, स्वस्थितिकता के अंतर्गत आती है, और ये सजीवता का एक मुख्य क्या होता है, लक्षण होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा अलग अलग स्थान पर रहने वाले जीवों का भोजन भी क्या होता है, अलग अलग। जैसे शीत आवास में रहने वाला जो मानव होता है वो मांसाहारी कैटेगरी ज्यादा होती है, या जैसे काजू है, बादाम है, वो उन लोगों का एक स्पेशली क्या होता है, भोजन होता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके भोजन की कैटेगरी भी अलग अलग होती है, क्योंकि उनको उच्च क्वालिटी का भोजन करना पड़ता है, क्योंकि जिसमें एनर्जी ज्यादा हो, क्यों, इसीलिए वो उस वातावरण से निजात पा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो स्वस्थितिकता के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं निश्चित जीवन अवधि, डेफिनेट लाइफ साइकिल। निश्चित जीवन अवधि, यह इसका मतलब एक जीवन अवधि क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करें पहले। तो जन्म से मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है उसको बोलते हैं जीवन अवधि या लाइफ साइकिल है। इसका मतलब होता है प्रत्येक जो जीव है उस प्रत्येक जीव की एक जीवन अवधि भी बिल्कुल क्या होती है, निश्चित होती है। वो इस पृथ्वी पर आता है, कभी भी वो अमर नहीं होता है, उसका भी एक निश्चित टाइम होता है, उसको ही निश्चित जीवन अवधि बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मानव है, मानव जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद आपने देखा होगा कि बेसिकली वैसे या 60 से 80 साल के बीच में, कभी अपन 60 से 100 साल के बीच में भी, 80 या 100 साल के बीच में
ऐसी वो पढ़ते हैं। लेकिन आपने 80 साल तक के बीच की जो अवधि होती है 60 से 80, तो उस साल की अवधि के बीच में मानव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब से वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब वो मर गया, तो उसका बीच का जो काल था वो उसकी क्या थी, एक जीवन अवधि होती है, और वो भी बिल्कुल कैसी होती है, निश्चित होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा बरगद या पीपल, ये जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे समय तक, जैसे बरगद है 350 साल से भी अधिक इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। तो हर प्रत्येक जो जीव है उस जीव का जीवन काल भी बिल्कुल कैसा होता है, निश्चित होता है, और उस जीवन काल के आधार पर भी वो अपने आप को इस पृथ्वी पर मेंटेन करके रखता है। तो देखिए अब ये हमारे सजीवता के क्या हो गए लक्षण। इन लक्षणों को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। इसका मतलब जिसमें गति हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्रजनन हो रहा है, उपापचय की क्रिया हो रहा है, कर रहा है, गमन कर रहा है, जिसका निश्चित जीवन चक्र है। तो ऐसी क्रिया जिन जीवों के अंतर्गत पाई जाती है तो उन जीवों को अपन क्या बोलते हैं, सजीव। और जिन जीवों में ये क्रिया नहीं है उन जीवों को अपन क्या बोलेंगे। अब देखिए है सजीवता के लक्षणों को पढ़ने के बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और अगला अपना टॉपिक है जीव जगत में विविधता है। अब जीव जगत में विविधता का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये जो अपनी पृथ्वी है इस पृथ्वी पर क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। आप पहले भी जैव विविधता के बारे में इससे पहली क्लासों में अध्ययन कर चुके होंगे हैं। तो इस पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जो जीव हैं बहुत सारे जीव इस पृथ्वी पर क्या है, पाए जाते हैं। और सभी जो जीव होते हैं इसका मतलब अलग अलग प्रकार की, ये समझ लीजिए, जीव जातियां हैं, और अलग अलग जीव जातियों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उन जीवों के लक्षणों के आधार पर वो जीव बिल्कुल कैसे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। हर जीव जो अलग अलग जाति के जो जीव होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाली विविधता को ही अपन क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। इसका मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की जो विविधता है उस विविधता को ही अपन क्या बोलेंगे, जैव विविधता। इसके बाद अपन बात करते हैं क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो जीव उपस्थित हैं और इन जीवों को सभी जो जीव हैं उनको पढ़ना भी मुश्किल होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो जो इन जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, इनकी जातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव के बारे में उनको जानकारी प्रदान करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई भी वैज्ञानिक है और इन जीवों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है तो कुछ जीव जाति का जीवन काल ऐसा होता है कि जब तक वैज्ञानिक उनके ऊपर ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं कर पाता तब तक वो जीव जाति यहाँ पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जब जीव जाति ही नष्ट हो जाती है, बदल जाती है, तो इसका मतलब उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते, उसकी पहचान नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी क्या होती हैं, जीव जातियां होती हैं। तो इसका मतलब देखिए प्रत्येक जीव, इसका मतलब पृथ्वी पर उपस्थित है, उनमें से ना के बराबर जो जीव हैं उनका ही नामकरण क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। तो नामकरण की भी वैज्ञानिकों ने अलग अलग पद्धति बनाई है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक अपनी बुक्स है बॉटनी और एक अपनी बुक्स क्या है, जूलॉजी। अगर अपन जैसे नामकरण की पद्धति के अंतर्गत, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इनको व्यवस्थित करने का क्या किया है, प्रयास कि जानवर और पादपों को हम एक अच्छी तरीके से क्या करें, व्यवस्थित। और व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास है एक ICBN और एक है ICZN। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धतियां हैं जो सर्वव्यापी होती हैं, सभी जगह हैं
इनको समर्थन प्राप्त होता है। एक वैज्ञानिक, इसका मतलब कोई भी जो जीव है उस जीव का एक जगह पर जो नाम होता है उसी नाम से ही संपूर्ण संसार में उस जीव की क्या होती है, पहचान होती है। क्योंकि प्रत्येक जीव की पहचान करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि पहचान से ही उसके बारे में संपूर्ण रूप से अपन को क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो यह हो गया ICBN, इसका मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही दूसरी अपनी पद्धति है ICZN। आई का मतलब वही इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, जेड का मतलब होता है जूलॉजिकल और एन का मतलब होता है नोमेनक्लेचर। इसका मतलब इस पद्धति में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पादप। इसका मतलब प्लांटों के बारे में है, यहाँ पर उनका नामकरण किया जाता है, उसके बाद उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये जो पद्धति होती है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनके बारे में यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हमारे पास कितनी पद्धति हो गई, दो। एक जानवरों से संबंधित है ICZN और पादपों से संबंधित होती है ICBN। एक बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, और जेड का मतलब होता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसका मतलब है जंतुओं का नामकरण। अब देखो कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए और उन वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को व्यवस्थित करने का क्या किया, प्रयास है। और अपनी अपनी अलग अलग जैसे पद्धतियां बनाई उन्होंने, हैं, अलग अलग जगतों के आधार पर अवधारणा दी है। किसी ने द्विजगत अवधारणा, किसी ने त्रिजगत अवधारणा, किसी ने पंचजगत अवधारणा। अलग अलग प्रकार की अवधारणाओं के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पर जीवों को व्यवस्थित करने का क्या किया गया था, प्रयास। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी जो जीव होता है, जो पैदा होता है, तो पैदा हो रहा है तो इसका मतलब उसके बारे में हमको या कोई भी जीव अलग प्रकार का दिखा तो दिखते ही हमारे माइंड में एक रोचकता पैदा होती है कि ये जीव ऐसा है, ऐसा क्यों है, यहाँ पर है तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, जिस जगह पर अपन जा रहे हैं वहां पर अपन को कोई भी प्रकार का जीव मिल रहा है तो उसमें यहाँ के आधार पर लक्षण क्यों हैं। तो प्रत्येक है, चाहे हम हैं चाहे और भी कोई है, तो वो एक उसके बारे में संपूर्ण रूप से एनालिसिस करने की सोचता है। तो इसके लिए यहां पर अपन पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि ऐसी क्या व्यवस्था थी कि उस व्यवस्था के अनुसार हम इनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से पढ़ सकें। तो हम पढ़ेंगे। इसका मतलब हमारे पास एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक ही वैज्ञानिक हैं, कैरोलस लीनियस। और इन्होंने एक अवधारणा दी थी और उस अवधारणा को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का मतलब, द्वि का मतलब डबल, नाम इसका मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जिनका वैज्ञानिकों ने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया और अध्ययन करने के बाद उनका नामकरण यदि उन्होंने कर दिया है तो वो जो जीव है उस जीव को अध्ययन जो अपन करते थे, नामकरण जो करते थे, इस पद्धति के अनुसार करते थे, जिससे कि संपूर्ण जगत में उसका एक निश्चित नाम दिया जा सके और संपूर्ण जगत में उस जीव को उसी नाम के आधार पर पहचाना जा सके। क्यों? क्योंकि जीव जो होता है उसके जैसे क्षेत्रीय नाम अलग होते हैं। जैसे अपन अपने घर की ही बात करें, आपका घरेलू नाम अलग होता है, स्कूल में नाम अलग है और कहीं पर अपन जाएं तो वहां पर साथी जो है वो अलग नाम रख सकते हैं। तो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। कोई आके पूछ रहा है, आपका स्कूल का नाम आके पूछ लिया और आपको उसका इसका मतलब उसके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनमें अलग नाम है, तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैरोलस लीनियस ने एक नई पद्धति जनरेट की और उस पद्धति का नाम रखा द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति आप नोट्स में आपने पढ़ा होगा, उसके नियम भी आपने पढ़े होंगे और उन नियमों में जो द्विनाम पद्धति थी उसका नियम नंबर 1
आप देखिए, और उस नियम नंबर 1 में आपको बताया गया था क्या बताया गया था, वो देखिए। सबसे पहला नियम कि प्रत्येक जो जीव होता है, पहला नियम क्या है इसका, मतलब प्रत्येक जो जीव होता है उस जीव का नाम 2 पदों में रखा जाता है। कितने पदों में? 2 पद। और 2 पद कौन से हैं? द्विपद के अनुसार। पहला जो पद होता है वंश और दूसरा पद क्या होता है? जाति, और दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं हम? नामकरण। इसका मतलब प्रत्येक जो जीव है उस जीव का नामकरण करने के लिए हमको क्या चाहिए? वंश। पहला अक्षर किससे लेते हैं? इसका मतलब शब्द होता है वंश का, और दूसरा किसका होता है? जाति का। और दोनों को जब यदि जोड़ दिया जाए तो वो उसका क्या होता है? नामकरण। इसका मतलब जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, जो पूरे संसार में सिर्फ एक ही होता है। ये हो गया अपना नियम नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 2 है, और नियम नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी जो जीव होता है उस जीव का पहला जो शब्द क्या था? वंश। वंश का पहला जो अक्षर होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कौन से लेटर से? कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है? जाति। तो जाति को किससे? स्मॉल लेटरों में से स्टार्ट करेंगे, और बाद में तो आपको पता होगा स्मॉल लेटर में अपन लिखते हैं। वंश का पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल। जाति के सभी अक्षर कैसे रहेंगे? स्मॉल ही होंगे, जिससे कि हम उसको अलग अलग रूप से क्या कर सकें? पहचान सकें। ये अपना हो गया दूसरा। इसका मतलब वंश का पहला अक्षर कैसा है? कैपिटल, ठीक है, और यहां पे कैसा है? स्मॉल। जाति का पहला अक्षर स्मॉल, यहां कैसा है? कैपिटल। इसका मतलब बड़े अक्षर में और छोटे अक्षर में, इन दोनों को जोड़कर ही हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम अगले नियम पे चलते हैं, और अगला नियम है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 अपना क्या कहता है? नियम नंबर 3 अपना कहता है कि क्योंकि बायोलॉजिकल जो नाम होते हैं, बायोलॉजी के जो नाम होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा जो आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, और वो भाषा सर्वविदित होती है। सभी जगह पर उसको मान्यता बिल्कुल क्या होती है? प्राप्त होती है। तो हमेशा कौन सी भाषा में लिखेंगे? लैटिन में। और लैटिन भाषा में लिखने में भी उनको हम तिरछे अक्षरों में क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इसका मतलब है कौन सी भाषा में लिखेंगे हम? लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। इसके बाद नियम नंबर कौन सा है? 4। नियम नंबर 4 कहता है कि जो भी हम वैज्ञानिक नाम लिखें, किसी का भी वैज्ञानिक नाम हम लिखें, तो वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद वंश और जो जाति आपने लिखी है उन दोनों को नीचे हम क्या करेंगे? रेखांकित शब्द खींच देंगे, और रेखांकन करने के बाद हम उस जीव का क्या प्राप्त करेंगे? एक शेर, जिसको बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। तो देखिए वंश है इसका पैंथेरा। हल्के से अपने को तिरछे लिखने हैं, सीधे नहीं लिखने। इस प्रकार अपन को ये नहीं लिखना बिल्कुल PAN, ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? तिरछे अक्षरों में लिखना है, क्योंकि ग्रीक जो भाषा है उसको हम, इटैलिक जो भाषा है उसको हल्के से कैसे? तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? वंश। क्या हो गया? वंश। वंश का पहला जो अक्षर देखो कैसा है? कैपिटल, बाकी के सभी क्या है? स्मॉल। अभी नाम बताया था मैंने, शेर का नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। तो जाति क्या है? ये हो गया आपका
पैंथेरा टिग्रिस। इसका मतलब जाति में देखो है सारे लेटर्स बिल्कुल कैसे हैं, स्मॉल है। तो देखिए यहां पर ये तो हो गया शेर का क्या, वंशीज, जिसको बोलते हैं जाति है। दोनों को आपने लिख दिया। दोनों को लिखने के बाद है पहले अक्षर वंश का है, दूसरा अक्षर किसका है, जाति का है। दूसरा नियम क्या कह रहा था, वंश का पहला लेटर कैसा है, कैपिटल, जाति का पहला कैसा होना चाहिए, स्मॉल। फिर अगला नियम क्या कहता है कि उनको अपन ग्रीक भाषा में लिखते हैं, तिरछी भाषा में लिखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम ये कहता है कि जो शब्द आपने वंश और जाति जो आपने लिखे हैं तो उनको अपन क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, है? तो इस प्रकार कोई भी जो जीव होता है उस जीव का अपन वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, है? काफी सारे आप एग्जाम्पल पहले पढ़ चुके हैं, है? जैसे गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम तो हो गया उसका वंश और एस्टिवम उसका क्या हो गया, जाति है। जैसे अपन केला की बात करें, म्यूजा पैराडीजिएका, तो म्यूजा उसका हो गया वंश और पैराडीजिएका उसकी हो गई क्या, जाति है। तो इस प्रकार आपने बहुत सारे हैं जो पादप हैं या जानवर हैं, जैसे मानव है होमो सेपियंस, तो मानव का वंश क्या हो गया होमो और सेपियंस क्या हो गई जाति। तो आपको पता चल गया होगा कि जीवों को व्यवस्थित करने के लिए, अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए है कैरोलस लिनियस ने कौन सी पद्धति दी थी, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति नाम क्यों रखा गया था कि प्रत्येक जीव का जो नामकरण होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। दो शब्द में पहला शब्द क्या है, वंश, और दूसरा क्या है, जाति। दोनों को लिखकर नामकरण करते हैं। पहला जो शब्द होता है वंश का जो होता है उसको जब स्टार्टिंग करते हैं तो कैपिटल लेटर में स्टार्टिंग करते हैं, और जो जाति जो होती है उसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर्स में होती है। और इसके बाद हम जब उनको लिखते हैं तो कौन सी भाषा में लिखते हैं, इटैलिक, इसका मतलब तिरछे अक्षरों में हम उन नामों को लिखेंगे। आपको कई सारे मैंने नोट्स में एग्जाम्पल लिखाए हैं और उन एग्जाम्पलों में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, अगला चौथा जो नियम था, चौथा नियम क्या था, कोई भी जीव जिसका अपन वैज्ञानिक नाम लिखें, है वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद उनको क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, है अलग अलग रेखांकित कर देते हैं, वंश को अलग और जाति को अलग। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग स्थान पर दो वैज्ञानिक हैं और दो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं किसी एक जीव जाति के ऊपर, क्या कर रहे हैं, अध्ययन। और अध्ययन करने के बाद है उन वैज्ञानिकों ने उन जीवों के दो नाम अलग अलग रख दिए। तो अब अपन को प्रॉब्लम यह है कि हम किस नाम को पढ़ें, किस नाम के बाद कौन सा नाम सही है, कैसे है। तो इसका लिए अलग स्पेशल ही नियम बनाया जाता है, और वो नियम क्या है कि जिस वैज्ञानिक ने जिस जीव जाति को जिसके ऊपर प्रॉब्लम हमको क्रिएट हो रही है सबसे पहले खोजा है दो वैज्ञानिक अलग अलग जगह पर एक जीव का नाम क्या रख देते हैं, अलग अलग, और सत्र क्या है, अलग अलग हैं। तो हम कौन सा वैलिड मानेंगे, जिसको पहले खोजा गया है वो बिल्कुल वैलिड होगा, है। जब हम उसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में के बाद हम क्या कर देते हैं, आगे हम ये भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इस सन में इसकी क्या की थी, खोज। वंश और जातियों की तो ही रहेंगी, है, लेकिन अगला आगे अपन कोष्टक बना के वह क्या रख सकते हैं, वैज्ञानिक नाम और एक उस जिस सत्र में उसकी खोज की है उसका अपन क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन। यह है अपनी कौन सी पद्धति, द्विनाम पद्धति। फटाफट इसको एक बार और देख लीजिए। है द्विनाम पद्धति का नियम नंबर 1 क्या कहता है, पहला शब्द किसका होता है, वंश, और दूसरा क्या होता है, जाति। नियम नंबर 2 क्या कहता है, वंश का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल, और जाति का पहला लेटर कैसे लिखा जाता है, स्मॉल से स्टार्टिंग करते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है
है वंश और जाति दोनों को कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखते हैं, ठीक है, तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, इसका मतलब ये। और अगला वो क्या कहता है, चौथा नियम के लिखने के बाद दोनों को क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं। पांचवा नियम अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी जीव के अलग अलग जगह पर ही खोज की गई है और अलग अलग उनके नाम रखे गए हैं तो कौन सा नाम वैलिड रहेगा, वो नाम वैलिड रहेगा कौन सा, जिसकी पहले खोज की गई है। पहचान के लिए अपन को क्या करना है, जब वैज्ञानिक नाम अपन लिख दें तो उसके बाद कोष्टक में उस वैज्ञानिक का नाम और सन लिख दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी कौन सी पद्धति, द्विनाम पद्धति।